हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 1 यूनिट 2 के अंतर्गत हम पिछले कुछ समय से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रकारवाद का जो परिप्रेक्ष्य है उसका अध्ययन करते आ रहे हैं। और आप लोगों ने यदि मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इस सिद्धांत को या इस परिप्रेक्ष्य को जो अलग अलग विद्वानों का योगदान रहा है उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आज का हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के संबंध में हमारा अंतिम प्रेजेंटेशन होगा। और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्रिटिकल इवैल्यूएशन अर्थात संरचनात्मक प्रकारवाद आलोचनात्मक परीक्षण। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आप सभी विद्यार्थी ये इस बात से भली भांति परिचित हैं कि संरचनात्मक प्रकारवाद का जो परिप्रेक्ष्य है वो समाजशास्त्र का सबसे डोमिनेंट परिप्रेक्ष्य रहा है और साथ ही समाजशास्त्र का सबसे शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रणेता विद्वान रहे हैं, चाहे वे अगस्त कोम्त हों या हर्बर्ट स्पेंसर हों, एमाइल दुर्खिम हों या बाद में पार्सन्स और मर्टन भी रहे हों, इन सभी ने इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की अनेक कमियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो आज हम एक एक करके इन कमियों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, The oft repeated criticism of structural functional perspective is that it is teleological. Teleological का मतलब क्या है कि यह जो सिद्धांत है ये बहुत प्रयोजनवादी सिद्धांत है। प्रयोजनवादी सिद्धांत का मतलब क्या है? यह टेलियोलॉजी वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी भी सामाजिक संस्था या किसी भी सांस्कृतिक व्यवहार या चलन को उसके लक्षणों या उसके प्रभावों के आधार पर उसके कारण या उसके प्रकारों को निर्धारित करते हैं। तो जब हम इफ़ेक्ट के आधार पर कॉज को तय करने लग जाते हैं, परिणाम के आधार पर यदि हम कारण को तय करने लग जाएं, तो उसे ही हम टेलियोलॉजी कहते हैं। और बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि टेलियोलॉजी इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि यह बहुत ही इलॉजिकल अतार्किक कंक्लूजन्स की तरफ हमें ले जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम अगर जाति व्यवस्था की बात करें, हम जाति व्यवस्था का अध्ययन करें और हम यह कहें कि जाति व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि यह व्यक्ति के व्यवसायों को निर्धारित करती है, तो टेलियोलॉजी यह कहेगी कि जाति की उत्पत्ति व्यवसाय के निर्धारण के लिए की गई थी, जबकि व्यवसाय का निर्धारण जाति का एक लक्षण है या एक प्रभाव है समाज के लिए। और उस प्रभाव के आधार पर हम ये अगर कारण बताने लग जाएं और यह कह दें कि जाति की उत्पत्ति इसलिए हुई थी ताकि व्यक्तियों के व्यवसायों का निर्धारण किया जा सके, तो यह हमें बहुत ही इलॉजिकल या अतार्किक निष्कर्षों तक ले जाता है। तो जो आलोचक हैं वह यह कहते हैं कि प्रकारवाद जो है वो अधिकांशतः इसी प्रकार से प्रकारों का या कारणों का निर्धारण करता है और इसलिए यह बहुत अधिक टेलियोलॉजिकल है। इस टेलियोलॉजी को बहुत ही सामान्य अगर उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँ तो चूँकि यह कहा जा सकता है कि चूँकि हम पैरों में पैंट को पहनते हैं तो टेलियोलॉजी यह कहेगी कि पैर इसलिए बनाए गए ताकि पैंट पहनी जा सके, या हम अपना जो चश्मा है उसको कान के सहारे से टिकाते हैं तो यह कह दिया जाए कि कान इसलिए बनाए गए ताकि चश्मा पहना जा सके। तो यह टेलियोलॉजी है और कई बार बहुत ही इलॉजिकल, बहुत ही अतार्किक निष्कर्षों तक हमें पहुंचा देती है। तो यह एक कमी है जो इस सिद्धांत के साथ है। दूसरा जो इस सिद्धांत के साथ बहुत बड़ी कमी है वह यह है कि द कॉन्सेप्ट्स आर एक्सट्रीमली एम्बिग्यूअस। द कॉन्सेप्ट्स आर एक्सट्रीमली एम्बिग्यूअस का मतलब ये है कि इसकी जो अवधारणाएं हैं इस सिद्धांत की वो बहुत ही अस्पष्ट हैं। देखिए, किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उसके
जो अवधारणाएं हैं, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो सुपरिभाषित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि इस सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, चाहे वो कंसेंसस हो, एकमतता हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, एकीकरण हो, या प्रकार्य की अवधारणा भी हो, वो बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और कई बार वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं या उनको समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग में ले लिया जाता है। तो यह जो कमी है कि उसकी कॉन्सेप्ट्स या अवधारणाएं वेल डिफाइंड नहीं है, वह भी इस सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी है। हालांकि मर्टन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकारवादी हैं, उन्होंने कुछ हद तक इसकी जो अवधारणाएं हैं उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसकी अनेक ऐसी अवधारणाएं हैं जो बहुत अस्पष्ट हैं, बहुत क्लियर नहीं हैं या बहुत लूजली डिफाइंड हैं, और इसलिए यह सिद्धांत की एक बहुत महत्वपूर्ण कमी है। फिर जो तीसरी प्रॉब्लम इस सिद्धांत के साथ है वह यह है टू मच एम्फेसिस ऑन होमोजेनाइटी, इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। कुछ जो आलोचक हैं वह यह कहते हैं कि यह सिद्धांत समरूपता, एकीकरण और स्थिरता, इस पर अत्यधिक बल देता है या अनावश्यक बल देता है, और समाज में जो विषम रूपताएं हैं, समाज में जो विघटन है, समाज में जो अस्थिरताएं हैं, उनको नहीं समझाता या उनकी उपेक्षा करता है। और कुछ समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि यह जो सिद्धांत है ये मूलतः जो मानव शास्त्री हैं उनके अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ, और चूँकि मानव शास्त्री आदिम समाजों का अध्ययन करते आए हैं और मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन मुख्य रूप से वो मानव शास्त्री हैं जिनके अध्ययनों के आधार पर फंक्शनलिज्म का विकास हुआ, तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि आदिम समाज बहुत छोटे समुदाय होते हैं, बहुत समरूप समुदाय होते हैं, बहुत एकीकृत समुदाय होते हैं, और परिवर्तन चूँकि की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए प्रायः स्थिर समुदाय होते हैं। इस कारण उन समाजों को समझने की दृष्टि से तो ये उपयोगी रहा, लेकिन आधुनिक सभ्य औद्योगिक समाज जिसमें बहुत विषम रूपताएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा विघटन होता है, बहुत ज़्यादा अस्थिरताएँ होती हैं समाज में, ऐसे समाजों को समझने की दृष्टि से यह सिद्धांत असफल रहता है, अक्षम रहता है और पर्याप्त नहीं रहता। तो इस कारण भी यह सिद्धांत कुछ कमज़ोर हो जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण आलोचना इस सिद्धांत की यह है कि कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह जो आलोचना है वह मुख्यतः जो संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा ज़्यादा प्रस्तुत की जाती है, और वो ये कहते हैं कि प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा सहयोग की बात करता है, सौहार्द की बात करता है, एकीकरण की बात करता है, कंसेंसस, एकमतता की बात करता है, और सहयोग और कोऑपरेशन को ही समाज का आधार बताता है। लेकिन जबकि वास्तविकता यह है कि समाज में इनबिल्ट स्ट्रेन है, इनबिल्ट तनाव है, इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट है, समाज में बहुत ज़्यादा विघटन भी है, समाज में बहुत ज़्यादा आपस में स्ट्रगल्स भी हैं। तो ये जो समाज की वास्तविकता है उसका उल्लेख यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा नहीं करता है या इन सब पक्षों की वह उपेक्षा करता है। एक और बात जो आलोचक कहते हैं वह ये कहते हैं कि ये जो समाज में हमें एकता जो दिखाई देती है, ये समाज में एकमतता जो दिखाई देती है, वह कई बार बलपूर्वक स्थापित की जाती है और वास्तविक नहीं होती बल्कि फोर्स्ड होती है, ज़बरदस्ती लाई जाती है। पर यह सिद्धांत इस बात को नज़रअंदाज करता है, उसकी उपेक्षा करता है, और इसलिए यह सिद्धांत जो है वो एक पक्षीय है और समाज की संपूर्ण वास्तविकता को प्रकट नहीं करता है। फिर एक और जो आलोचना इस सिद्धांत की है वह यह है कि फेलियर टू एड्रेस एंड एक्सप्लेन द इशू ऑफ चेंज। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चेंज जो है वो प्रत्येक समाज की विशेषता है। हर समाज में परिवर्तन होता है, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव अवश्यम भावी है। लेकिन जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है वो चेंज के इशू को बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता है। वह ऑर्डर पर, व्यवस्था पर, स्थिरता पर, संतुलन पर, इक्विलिब्रियम पर जोर देता है। लेकिन समाज बदलते कैसे हैं, समाजों में परिवर्तन कैसे होता है, इस जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है समाज में
उस पर वो कोई ध्यान नहीं देता है, न ही वो उसको एक्सप्लेन कर पाता है कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि यह एक अपर्याप्त सिद्धांत है, ये सामाजिक वास्तविकता को संपूर्ण ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फिर एक आरोप भी सिद्धांत पर लगता है, और वो आरोप क्या है? एक्यूजेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल बायस, अर्थात जो आलोचक हैं वो इसे स्टेटस कोइस्ट कहते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा जो संघर्षवादी जो विचारक हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि इस सिद्धांत में एक वैचारिक पक्षपात भी दिखाई देता है, और यह जो सिद्धांत है वो स्टेटस कोइस्ट है, यथास्थितिवादी है। मतलब यह परिवर्तन को या संघर्ष को या प्रतिरोध की जो आवाज़ें हैं उनको दबाता है। यह मानता है कि समाज में जो व्यवस्था है वह बनी रहनी चाहिए, समाज में जो ऑर्डर है वह बना रहना चाहिए, और वह उसी को एक्सप्लेन करता है और उसी को जस्टिफाई करता है, उसे सही ठहराता है। जबकि समाज में जो बदलाव के तत्व हैं, जो समाज में शोषण है, जो समाज में विघटन है, जो समाज में प्रतिरोध है, उसकी जो आवाज़ें हैं उसे वो दबाने की कोशिश करता है, उसे वो एक एब्रेशन मानता है, वो उसे नियम नहीं मानता, बल्कि वो उसे एक जिसे कहते हैं एक्सेप्शन मानता है, और एक एबरेशन मानता है, एक विचलन मानता है, और नियम नहीं मानता। तो इस कारण कुछ जो संघर्षवादी विचारक हैं उनका यह मानना है कि यह एक बायस्ड पर्सपेक्टिव है, अर्थात ये आइडियोलॉजिकली इसका एक ख़ास तरह की लीनिंग है, इसका झुकाव एक ख़ास तरफ है, और वह क्या है? वह है यथास्थितिवादी होना। इसके बाद कुछ जो समाजशास्त्री हैं वो इसकी पद्धति पर भी सवाल उठाते हैं, और वो कहते हैं कि पद्धति की दृष्टि से भी यह एक बहुत ही कमज़ोर परिप्रेक्ष्य है, कमज़ोर सिद्धांत है, क्योंकि वह मुख्यतः इस बात के लिए इसकी आलोचना करते हैं कि इसका कोई स्पष्ट मेथडोलॉजी नहीं है, पद्धति नहीं है, कोई वेल लेड आउट प्रोसीजर नहीं है, बल्कि जो समाजशास्त्री है वह अपने इंट्यूशन पर, अपने इमेजिनेशन पर, अपनी कल्पना पर, अपने विचार पर ज़्यादा निर्भर करता है, अपने विवेक पर ज़्यादा निर्भर करता है, और वह अपने विवेक से तय करता है कि किसी भी सामाजिक संस्था का प्रकार क्या है, या किसी भी सामाजिक संस्था का जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है, उसमें उसका क्या योगदान है, वह स्वयं समाजशास्त्री अपने विवेक से, अपने इंट्यूशन से तय करता है। उसके लिए कोई स्पष्ट प्रोसीजर, कोई स्पष्ट मेथडोलॉजी निश्चित नहीं की गई है, और किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या किसी भी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्पष्ट मेथडोलॉजी हो, और उसका अभाव इस विचारधारा में दिखाई देता है। और अंत में जो आलोचना है वह यह है कि इट हैज़ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द रोल ऑफ इंडिविजुअल। इस आलोचना के संदर्भ में बहुत सारे जो इनके आलोचक हैं वह यह कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है यह सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, और यह बतलाता है कि किस तरह से समाज में व्यवस्था बनी रहती है, किस प्रकार जो अलग अलग भाग हैं समाज के उनको निश्चित भूमिकाएं दे दी गई हैं, और वे अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। और जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसकी जो भूमिका है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। व्यक्ति को किस रूप में देखा गया है कि व्यक्ति को एक ऐसी इकाई के रूप में देखा गया है जो संस्कृति को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है, सांस्कृतिक जो भूमिकाएं हैं उनको ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है, और विविध परिस्थितियों में और विविध परिस्थितियों में, दशाओं में उसको जिस प्रकार की अपेक्षा होती है उस प्रकार की वह भूमिका का निर्वाह कर देता है। वह एक प्रशिक्षित जैसे एक ट्रेंड एक्टर के रूप में, एक ट्रेंड कर्ता के रूप में काम करता है, जिसे जो ट्रेनिंग दे दी गई है, उसको जो सिखा दिया गया है, बस उसी के अनुकूल वह आचरण करता है। तो वो एक सक्रिय कर्ता नहीं है, बल्कि एक पैसिव रिएक्टर है, केवल प्रतिक्रिया देता है। परिस्थितियाँ जैसी होती हैं उनके अनुकूल वह, जैसी उसकी ट्रेनिंग है, जैसा उसका प्रशिक्षण है, उसके अनुरूप वो आचरण करता है।
तो व्यक्ति की जो भूमिका है उसको इस पूरी एक्सप्लेनेशन में, इस पूरी विवेचना में पूरी तरह से गौण कर दिया गया है और उसकी चेतना को जो है बहुत विशेष महत्व नहीं दिया गया है और इसलिए भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो कुल मिलाकर इस सिद्धांत की मेथडोलॉजी, पद्धति के संदर्भ में भी आलोचना की गई है और उसके सैद्धांतिक पक्ष की भी आलोचना की गई है। लेकिन यह कहना ज़रूर यहाँ ज़रूरी होगा कि तमाम कमियों के बावजूद भी इस सिद्धांत ने हमें एक तरीका ज़रूर सामने रखा है, हमारे सामने एक योजना ज़रूर रखी है जिसके माध्यम से हम सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें, उसके विभिन्न भागों को समझ सकें, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को समझ सकें और विभिन्न भागों के जो आपसी संबंध हैं और जो उनके प्रकार्यात्मक संबंध हैं विशेष रूप से, उनको समझ सकें। तो इस सिद्धांत ने सामाजिक व्यवस्था को समझने की दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि ज़रूर प्रदान की है। इसके अंदर इसकी जो आलोचनाएं की गई हैं उनमें से बहुत सारी आलोचनाएं वैध हैं, वैलिड हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिद्धांत उपयोगी नहीं है। हम अंत कर सकते हैं निकोलस एस तिमाशेव के ऑब्जर्वेशन पर। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियोरी में इस सिद्धांत को लेकर के एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है और उनके अनुसार यह सिद्धांत वादा अधिक है, उपलब्धि कुछ कम है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा ज़रूर है। तो निश्चित रूप से बहुत पोटेंशियल है इस सिद्धांत में और कमियां हर सिद्धांत में होती हैं, इसके अंदर भी हैं, लेकिन इस सिद्धांत का भी सामाजिक व्यवस्था को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में आपसे इतनी ही चर्चा करनी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सामग्री मैंने आपको प्रदान की है वो इस परिप्रेक्ष्य को समझने की दृष्टि से आपको उपयोगी लगी होगी। हम इसके बाद में इस यूनिट को हम अब समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम आपका तीसरा यूनिट प्रारंभ करेंगे और तीसरे यूनिट में हम एक और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे और वह है संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।